हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग असेंबली प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोसेस प्लानिंग के बारे में पढ़ा था। हम उसके टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। हमने सबसे पहला टाइप जो है ट्रेडिशनल प्रोसेस प्लानिंग वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग इस वीडियो में सेकेंड टाइप से शुरू करेंगे जो कि मेक और बाय डिसीजन है। जब हम मेक और बाय डिसीजन की बात करते हैं तो आपके पास एक क्वेश्चन कैसे उठता है। यहाँ पे होता क्या है कि आपको ये देखना होता है कि भाई जो भी गिवन पार्ट जैसे रॉ मटेरियल है या फिर स्टार्टिंग मटेरियल आप कह सकते हैं, वो आपको परचेज करना चाहिए वेंडर से या फिर उसे आपको खुद ब खुद बना लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो उनमें से मैक्सिमम मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो स्टार्टिंग मटेरियल को सप्लायर से लेना पसंद करते हैं। वो सप्लायर से स्टार्टिंग मटेरियल्स को लेते हैं। बहुत ही कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक का सारा काम अपने आप करती है या रॉ मटेरियल्स भी खुद ही अवेलेबल करवाती है। अब मेक और बाय डिसीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें पार्ट को अपने खुद की फैक्ट्री में बनाना है या उसे परचेज करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां आएगा वो है कॉस्ट। अगर आपका जो वेंडर है वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है प्रोसेसेस में जो कि आपके कंपोनेंट को बनाने के लिए चाहिए, तो इंटरनल प्रोडक्शन की जो आपकी कॉस्ट रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है इन कंपैरिजन टू जो आपका वेंडर की कॉस्ट, आपको वेंडर से परचेज करने की कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। जबकि परचेज प्राइस जो आपका रहने वाला है उसके अंदर वेंडर का प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, फिर भी आपकी इंटरनल प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। वहीं अगर हम एक तरीके से एक बात ये भी आएगी कि अगर परचेजिंग करने की वजह से आपकी फैक्ट्री में आपके इक्विपमेंट्स जो हैं वो खाली रहते हैं, मतलब उनका कुछ यूज नहीं होता है, तो जो अपरेंट कॉस्ट एडवांटेज है वेंडर की वो आपकी फैक्ट्री के लिए अपने आप में डिसएडवांटेज हो जाती है। हम लोग यहाँ पे अब कुछ की फैक्टर्स की बात करेंगे जो हमें मेक और बाय डिसीजन में देखने होते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस अवेलेबल इन हाउस। जब हम प्रोसेस अवेलेबल इन हाउस की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा गिवन प्रोसेस जो कि इंटरनली अवेलेबल नहीं है तो वो सीधा सीधा ये डिसीजन दिलवाता है कि भाई आपको वो सामान बाहर से या वो मटेरियल बाहर से परचेज करना है। आपके वेंडर्स जो होते हैं वो कुछ लिमिटेड सेट ऑफ प्रोसेसेस को बहुत एफिशिएंटली बना लेते हैं। प्रोफिशिएंसी उनकी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपका एक्सटर्नल इंटरनल जो कॉस्ट कंपैरिजन है वो बहुत ही कम्पिटिटिव हो जाता है। ठीक है, तो इन गाइडलाइंस में कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है किसी भी कंपोनेंट को डेवलप करने की। ठीक है, तो आप उसको खुद को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी जो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी है उसको इतना प्रोफिशिएंट बना लेना चाहिए, इतना एफिशिएंट बना लेना चाहिए कि उसे बाहर से कोई भी सामान खरीदने की जरूरत ना पड़े। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो शॉर्ट टर्म के लिए वो उस चीज को बाहर से, अब उस मटेरियल को बाहर से खरीद सकता है। दूसरा जो आपका की फैक्टर आता है वो है प्रोडक्शन क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपकी जो मेक और बाय डिसीजन है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी की कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको चाहिए उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको आपका जो वॉल्यूम है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर आपका वॉल्यूम बहुत हाई है जो आपको चाहिए, तो अपन खुद बनाने का डिसीजन आपके फेवर में होता है। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी आपको चाहिए तो वो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं। तीसरा जो फैक्टर यहाँ आता है वो है प्रोडक्ट लाइफ। अगर लॉन्ग प्रोडक्ट लाइफ है तो वो इंटरनल प्रोडक्शन को ही फेवर करने वाली है। अगर शॉर्ट प्रोडक्शन लाइफ के बेस पे आप बात करेंगे, शॉर्ट प्रोडक्ट लाइफ के बेस पे आप बात करेंगे तो वो एक्सटर्नल प्रोडक्शन को फेवर करेगी कि आप अपना सामान जो है वो बाहर बनवाएं। नेक्स्ट की फैक्टर जो आपका आता है वो आता है स्टैंडर्ड आइटम्स। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड कैटलॉग आइटम्स होते हैं, जैसे बोल्ट होता है, स्क्रू होता है, नट्स होता है और ऐसे और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सप्लायर्स ही इकोनॉमिक वे में बना सकते हैं क्योंकि वो उन प्रोडक्ट्स को बनाने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टैंडर्ड आइटम्स को बाहर से खरीदना ही बेटर होता है। नेक्स्ट जो की फैक्टर आपका वो है सप्लायर रिलायबिलिटी। अगर आपके सप्लायर जो है वो रिलायबल हैं तो उन्हें भी बिजनेस मिलता है। ठीक है, तो आप उन्हीं को बिजनेस ऑफर करना पसंद करते हैं। नेक्स्ट जो आपका की फैक्टर है वो है अल्टरनेटिव सोर्स। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फैक्ट्रीज जो हैं वो अल्टरनेट सोर्स की तरह वेंडर से भी पार्ट्स को खरीदना पसंद करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि
जब आपका पीक डिमांड पीरियड आएगा कि आपकी डिमांड जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा आ रही है आपके प्रोडक्ट की, तो उस टाइम पे आप चाहेंगे कि आपकी जो पार्ट्स की सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड रहे, उसमें कोई रुकावट ना आए। आप खुद भी बना रहे हैं पर डिमांड ज़्यादा आ गई, तो आपको पता है आपने तो डेली की एक लिमिट सेट की हुई थी, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर से भी सामान उठा लेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो सप्लाई है पार्ट्स की वो इंटरप्ट नहीं होगी। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा टाइप है प्रोसेस प्लानिंग का, वो है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। जब हम कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग कैप की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि आपकी प्रोसेस प्लानिंग फंक्शन जो है वो आप कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपका जो प्रोसेस प्लानिंग हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से हो रहा है। एक्चुअली आजकल होता क्या जा रहा है, जितने भी आपके शॉप पीपल हैं, शॉप पीपल का मतलब यहाँ पे है आपके लिए जो काम करने वाले नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, जिनको प्रोसेस प्लानिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, वो धीरे धीरे करके रिटायर होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे वो रिटायर होते चले जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोसेस प्लानिंग के लिए आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच की जरूरत है। तो यहाँ पे कैप सिस्टम जो है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग सिस्टम जो है, वो आपको वही ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। मेनली जो आपका कैप सिस्टम होता है वो दो अप्रोचेस पे काम करता है। सबसे पहले अप्रोच जिस पे वो काम करता है वो है रिट्रीवल कैप सिस्टम। जब हम रिट्रीवल कैप सिस्टम की बात करते हैं तो इसको हम लोग वेरिएंट कैप सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रुप टेक्नोलॉजी और पार्ट क्लासिफिकेशन कोडिंग के ऊपर बेस होता है। ठीक है, ये किसके ऊपर बेस होता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी एंड पार्ट्स क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग। ग्रुप टेक्नोलॉजी के बारे में भी आपने बात की होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, पार्ट क्लासिफिकेशन और कोडिंग के बारे में भी बात की होगी आपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। तो उन्हीं टेक्निक्स के ऊपर आपका कैप सिस्टम जो है, कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग का रिट्रीवल सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। इस सिस्टम में होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान को कंप्यूटर फाइल्स के अंदर हर एक पार्ट के कोड नंबर के साथ स्टोर कर दिया जाता है। तो जो आपके स्टैंडर्ड पार्ट्स होते हैं वो आपके जो फैक्ट्री का अभी का जो पार्ट रूट चल रहा है ना, करंट पार्ट रूट जो चल रहा है, उनके ऊपर बेस होते हैं। ठीक है, या फिर हर एक फैमिली के लिए एक आइडियल प्लान आप तैयार करते हैं, जिनके बेसिस पे आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड पार्ट्स या स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान्स को तैयार कर देते हैं और उन्हें कंप्यूटर फाइल में स्टोर करके रख देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि आपका रिट्रीवल कैप सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो शो करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपका यूजर जो है सबसे पहले वो आपके पार्ट के लिए जीटी कोड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, जिसके बेसिस पे वो डिटरमाइन करेगा कि आपका प्रोसेस प्लान क्या रहने वाला है। उसके बाद पार्ट फैमिली फाइल में उस रूट शीट को, स्टैंडर्ड रूट शीट को ढूंढने की कोशिश की जाती है जो कि आपके पार्ट कोड के लिए यूज होने वाली है। अगर ये फाइल, इस फाइल के अंदर आपको वो प्रोसेस प्लान मिल जाता है, उस पार्ट के लिए आपको प्रोसेस प्लान मिल जाता है, तो उसे रिट्रीव कर लिया जाता है और यूजर को डिस्प्ले कर दिया जाता है। ठीक है, और इसी पार्ट फाइल को, पार्ट फैमिली फाइल को आप क्या करते हैं, स्टैंडर्डली प्रोसेस प्लान से एग्जामिन करते हैं। ठीक है, आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान है उसी को एग्जामिन किया जाता है कि उसमें नए कंपोनेंट के हिसाब से आपको किसी चीज की मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है। देखिए, आपने क्या कर लिया, फैमिली फाइल से रूट शीट को निकाल लिया, उसको रिट्रीव कर लिया और यूजर के सामने भी आप ले आए। अब यूजर के सामने लाने से पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी पार्ट फैमिली फाइल है जिसमें कि आपको वो रूट शीट मिली है, आप उसको एग्जामिन करेंगे। ठीक है, जिसको हम स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लान कह रहे हैं फाइल के लिए, उसको आप एग्जामिन करेंगे ताकि आप ये देख सकें कि जो अब आप कंपोनेंट बनाने वाले हैं उसमें किसी तरीके के मॉडिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रूट शीट है उसमें किसी तरीके की मॉडिफिकेशन की आपको जरूरत है या नहीं है। अगर आपको कोई भी जरूरत नहीं है तो आप सीधे सीधे प्रोसेस प्लान फॉर्मेटर पर जा सकते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप उसको एडिट या नए तरीके से आप अपने प्लान को बना सकते हैं। आप पुरानी रूट शीट को भी एडिट कर सकते हैं या फिर नया प्लान आप बना सकते हैं। अगर आप नया प्लान बनाते हैं या उसको एडिट करते हैं तो दोबारा उसको आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसेस प्लानर से निकालेंगे, जिससे कि वो दोबारा क्या होने वाली है, एग्जामिन होने वाली है। अगर एग्जामिनेशन आपका सक्सेसफुल रहता है कि आपका वो मैच हो जाता है कंपोनेंट के साथ, रूट शीट मैच हो जाती है, तो फिर आपका जो फंक्शन आता है वो प्रोसेस प्लान फॉर्मेटर आता है। यहाँ पे प्रोसेस प्लान फॉर्मेटर का सिंपल सा मतलब है कि आपकी जो रूट शीट बन के आई है उसको प्रॉपरली ये प्रिंट आउट ले लेता है। इसके साथ कुछ दूसरी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी जुड़े होते हैं, जैसे कॉस्ट एस्टिमेशन हो गया। अगर हमें कुछ और प्रोडक्ट बनाना है तो उसके अंदर डायमेंशन एग्जामिनर हो गया। तो इस तरीके के एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी आपके प्रोसेस प्लान फॉर्मेटर के साथ लगे होते हैं। उसके बाद डायरेक्टली आपको रूट शीट मिल जाती है और उसके बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं।
नेक्स्ट जो दूसरी अप्रोच है हमारी वो जनरेटिव कैप सिस्टम होता है। जनरेटिव कैप सिस्टम जो है वो अपने आप में रिट्रीवल सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव है। इसमें क्या किया जाता है, आप पुराने डेटाबेस में से रिट्रीविंग या एडिटिंग, एग्जिस्टिंग प्लान की रिट्रीविंग या एडिटिंग नहीं करते हैं। आपका जो जनरेटिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल एक नया प्रोसेस प्लान आपके लिए तैयार करता है, प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉलो करके, जो कि एक तरीके से एक ह्यूमन प्लानर भी कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन प्लानर पे भी अप्लाई हो सकता है। अगर हम फुल्ली जनरेटिव कैप सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पे बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के आपका प्रोसेस सीक्वेंस जो है वो तैयार किया जाएगा और किसी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड प्लान्स को फॉलो नहीं किया जाएगा। अब हम कुछ इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं फुल्ली जनरेटिव कैप सिस्टम में। सबसे पहले आता है नॉलेज बेस। अगर हम नॉलेज बेस की बात करें तो क्या होता है कि जो भी आपके प्रोसेस प्लानर्स रहे हैं, जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है आपकी प्रोसेस प्लानिंग की, आप उनसे उनकी जितनी भी नॉलेज है आप उनको लेके एक फाइल में, कंप्यूटर के अंदर एक फाइल में स्टोर कर देते हैं, जो कि उस डाटा को स्टोर कर देते हैं और वो अपने आप में आपके लिए एक नॉलेज बेस बन जाता है। दूसरा जो ग्रेडियंट है वो है कंप्यूटर कंपेटिबल पार्ट डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी कंपोनेंट आप बनाने वाले हैं उसके पार्ट के डिस्क्रिप्शन को, कि ज्योमेट्रिकल मॉडल उसका कैसा है या कैसा रहने वाला है, क्या उसकी डायमेंशंस होने वाली हैं, उन सबको आप लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली डिस्क्राइब करके अपने कंप्यूटर के अंदर फीड कर देते हैं। थर्ड जो आपका इंग्रेडिएंट आता है वो है इन्फेरेंस इंजन। इन्फेरेंस इंजन अपने आप में एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर है। ठीक है, ये एक टाइप का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसीजर है जिसके अंदर नॉलेज बेस और पार्ट डिस्क्रिप्शन दोनों का को मिला के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट जो आपके कैप में हमें पढ़ना है वो है उसके बेनिफिट्स। प्रोसेस रैशनलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो की जाती है। आपकी प्रोसेस प्लानर्स की प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। इवन प्रोसेस प्लान को प्रिपेयर करने के लिए जो लीड टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, वो कम हो जाता है। आपके प्रोसेस प्लान्स जो है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और मैन्युअली जो आप रूट शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उससे फार बेटर रूट शीट जो है, इम्प्रूव्ड लेजिबिलिटी के साथ रूट शीट आपको मिलती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। इसी के साथ हमारा प्रोसेस प्लानिंग खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम असेंबली प्रैक्टिसेस में ही सिलेक्टिव असेंबली के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।